जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्टूडेंट्स हमेशा की तरह लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर हम लेकर अवेलेबल है POL 203 के ऊपर। यानी स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए POL 203 जो BA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए POL 203 का प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट आप देख सकते हो 2023 का ही प्रीवियस ईयर पेपर है। और इस पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस पेपर का टाइटल है एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ये आपका पेपर है। और स्टूडेंट्स ये 3 क्रेडिट का आपका ये पेपर होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक। छोटी छोटी जो बातें बताई जाएंगी उसको नोट करेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि स्टूडेंट हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, हर सब्जेक्ट के लगभग प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए लेकर आते ही आते हैं। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है और ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा राइटर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये आप अच्छा इस पेपर में कर पाएंगे। चूंकि इस पेपर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्च्यू इज नॉलेज हु सेड। तो किसने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू ही नॉलेज है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हो जाता है सोक्रेट्स का, यानी सुकरात का ये स्टेटमेंट था स्टूडेंट। और उसने कहा था वर्च्यू, ये पूरा जो वाक्य था नॉलेज इज वर्च्यू, यानी ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। पूरा ये वाक्य ये है और ये किसका वाक्य है? सुकरात का है। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि सुकरात का जन्म 470 से लेके 470 BC से लेकर 399 BC तक माना जाता है, यानी 470 से BC से लेकर 399 BC तक माना जाता है। और इसका जन्म एथेंस में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म ठीक है 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। स्टूडेंट सुकरात जो था वो ओरेकल ऑफ डेल्फी से प्रभावित होकर क्या क्या किया, मतलब वो सत्य और ज्ञान का अनुसंधान करता बन गया था स्टूडेंट। तो ये कथन आपका सुकरात का है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा, यानी पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस किसने कहा? पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस, राजनीतिक विज्ञान को अधिपति विज्ञान। तो इसको ये कहा अरिस्टोटल ने। ये कथन किसने कहा? अरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। ठीक है ना, जो प्लेटो का स्टूडेंट था स्टूडेंट। ठीक है, और ये अरस्तु का है और ये इन्हीं को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है, यानी राजनीतिक विज्ञान के पिता अरिस्टोटल को माना जाता है। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को ही क्या कहा था? मास्टर साइंस के उपाधि से सुशोभित किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैन इज मेजरमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, यानी मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। ठीक है, तो यानी मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। ठीक है, ये यानी ये इसका मतलब ये स्टूडेंट हुआ कि मानव ही पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, समस्त वस्तुओं का मापदंड मनुष्य से तय होगा। ठीक है, कि वो किस लेवल की है, मनुष्य की आवश्यकता और जरूरतों के हिसाब से ही, तो मनुष्य ही सभी वस्तुओं का क्या है? मापदंड है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट स्टूडेंट हो जाता है प्रोटागोरस का। ठीक है, प्रोटागोरस का ये स्टेटमेंट था, जो एक ग्रीक फिलोसफर था। क्या था? एक ग्रीक फिलोसफर था। ठीक है, तो ये प्रोटागोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम था स्टूडेंट प्रोटागोरस ऑफ एबडेरा, ABDERA। तो एबडेरा के प्रोटागोरस। ठीक है, इनका जन्म समय काल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो नोट कर लेगा 485 से लेके 415 BC। 485 BC में जन्म हुआ और 415 BC तक ये रहे। ठीक है ना, BC में जानते हैं ना समय काल उल्टा चलता है। BC मतलब होता है स्टूडेंट बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले। तो यीशु मसीह के जन्म से 485 साल पहले इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 415 साल पहले हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है समा थियोलॉजिका, यानी इस बुक का राइटर कौन है? स्टूडेंट इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको जानेगा, बुल नहीं लिखा है, इसको बुक समझिएगा, ये बुक है। ठीक है, हु इज राइटर ऑफ बुक सुमा थियोलॉजिका, यानी समा थियोलॉजिका पुस्तक के राइटर कौन है? तो स्टूडेंट इस पुस्तक के राइटर हो जाते हैं सुमा थियोलॉजिका। जो ये पुस्तक हो जाती है 1265 से 1274 के बीच में लिखी गई। ये जो सुमा थियोलॉजिका पुस्तक है 1265 से 74 के बीच में लिखी गई ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, 1265 से 1274 के बीच में नोट की लिख लीजिएगा, लिखी गई। और इसको लिखने वाला था सेंट थॉमस एक्विनास। ठीक है, तो सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि समा थियोलॉजिका पुस्तक किसकी हो जाती है? सेंट थॉमस एक्विनास की ये पुस्तक हो जाती है। और सुमा थियोलॉजिका का क्या अर्थ निकलता है स्टूडेंट? तो इसका निकलता है कि थियोलॉजी की समरी,
समा मतलब समरी होती है, और थियोलॉजी, ठीक है, तो थियोलॉजी की समरी, इसका पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बार बार पूछा जाता है। तो प्लेटो के अनुसार जो उसने अपना आइडियल स्टेट बनाया था, उसकी जनसंख्या 5040 निर्धारित की थी, ठीक है, 5040 प्लेटो ने किया था, प्लेटो के हिसाब से हम बता रहे हैं। और जो ये दूसरा वाला दिया है 10,000, ये रूसो के हिसाब से, ये किसके हिसाब से है, ये रूसो के हिसाब से, ठीक है, रूसो ने 10,000 तय किया था। तो आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो के हिसाब से 5040 और रूसो के हिसाब से 10,000 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि स्टेट इज इंडिविजुअल राइट लार्ज, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यानी जो व्यक्तियों का ही बड़ा समूह क्या है, राज्य है। और ये स्टेटमेंट देने वाला भी कौन है स्टूडेंट, प्लेटो होता है। आपका कौन है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन है, प्लेटो है। कि क्योंकि वो मानता है राज्य और व्यक्ति में न्याय एक चीज है, परंतु राज्य में न्याय जो होता है स्पष्ट रूप से दिखता है, इसीलिए राज्य क्या है, व्यक्तियों का ही बृहद स्वरूप है, यानी बहुत ज्यादा लोग आ जाए बड़े स्तर पे, जैसे एक व्यक्ति के साथ जो न्याय होता है वो राज्य और व्यक्ति के साथ समान होता है, लेकिन राज्य में जब राज्य बन जाता है, लोगों का समूह बन जाता है, तो वहां न्याय दिखता है और उसको लोग ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है और लोग उसका अनुकरण कर पाते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है, यानी प्लेटो ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो स्टूडेंट रिपब्लिक, ये प्लेटो की पुस्तक है, लॉ और स्टेटमैन, यानी रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमैन जो है ये प्लेटो की पुस्तक है। और पॉलिटिक्स जो है ये प्लेटो की पुस्तक नहीं है। पॉलिटिक्स का राइटर कौन है, अरिस्टोटल है, यानी अरस्तु है। कौन है, पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये अरस्तु है, और यही प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य एक, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल, किसने कहा। तो ये बहुत पॉपुलर कथन है स्टूडेंट, आप अपने मतलब डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और इस कथन को कहने वाला कौन है, अरिस्टोटल है, ठीक है, यानी अरस्तु है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, अरस्तु का ये स्टेटमेंट हो जाता है, जो प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। और प्लेटो का स्टूडेंट जन्म की बात करें तो 427 ईसा पूर्व में हुआ, और 347 ठीक है, 427 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, और 347 ईसा पूर्व उनका डेथ हो गया। और स्टूडेंट एक और बात बताएं, प्लेटो का असली नाम क्या था, एरिस्टोक्लीज, याद रखना आपको, प्लेटो का असली नाम क्या था, अरिस्टोक्लीज। अरिस्टोटल तो उसका छात्र था, यानी अरस्तु उसका छात्र था, और प्लेटो का असली नाम क्या था, एरिस्टोक्लीज, लेकिन बाद में उसका नाम प्लेटो पड़ गया था, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के जनक कौन है। तो स्टूडेंट संविधानवाद के जनक जो माने जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि संविधानवाद के जनक यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कौन है। तो स्टूडेंट फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखिए, संविधान की बात तो प्लेटो अपनी बुक में कर देता है, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो अरस्तु अपने बुक पॉलिटिक्स में इसकी बात करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो प्लेटो ने भी बात की है इसकी, लेकिन उसने उसको मतलब उसका जनक नहीं माना जाएगा। जनक हम इसको अरिस्टोटल को मानेंगे। किसको मानेंगे, संविधानवाद का जनक अरस्तु को मानेंगे, क्योंकि इसके बारे में वो विस्तृत बात करता है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके चैप्टर 3 और 4 में, पॉलिटिक्स के चैप्टर 3 और 4 में इसकी बातें करता है, ठीक है। और तो संविधानवाद का जनक किसको माना जाएगा, अरस्तु को हम मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, यानी जो बुक है सब टाइटल ऑफ रिपब्लिक क्या है। तो स्टूडेंट इस पुस्तक का पूरा नाम है द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग यानी न्याय से संबंधित, ठीक है। तो पूरा टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। रिपब्लिक का पूरा टाइटल क्या होता है, कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेंट अरिस्टोटल ऑफ मेडिवल पीरियड। तो किसको सेंट अरिस्टोटल ऑफ मेडिवल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट थॉमस एक्विनास को माना जाता है अरिस्टोटल ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकाल का, जो 1045 से लेकर जो 455 से लेकर 1045-47 के आसपास का समय हो जाता है स्टूडेंट। तो मध्यकाल का ये जो माना जाता है अरिस्टोटल, किसको माना जाता है, वो सेंट थॉमस एक्विनास को माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट थॉमस एक्विनास, ठीक है। और स्टूडेंट जो ये मध्यकाल का समय माना जाता है, इसमें 476 मतलब 476 से लेके 1500 ईस्वी तक का समय माना जाता है।
क्योंकि 476 में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, साथ ही प्राचीन युग का अंत हो गया था। और इस युग के बाद से 15 समय का काल जो होता है, समय का जो 1500 ईस्वी तक का जो समय है उसको मध्य युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह धर्म प्रधान युग रहा है, ठीक है। इसको आपको जानना चाहिए मतलब। और स्टूडेंट जो सेंट थॉमस एक्विनाज है, इसके बारे में बता दूं, इनको मास्टर ऑफ इन्होंने थियोलॉजी की उपाधि ग्रहण की थी, यानी इन्हें पेरिस विश्वविद्यालय से धर्मगुरु का थियोलॉजी मतलब धर्म में अध्ययन किया था। तो इन्होंने खास करके ईसाई धर्म में अध्ययन किया था। और इनका अगर स्टूडेंट बात करें कि 1225 इटली में नेपल्स के पास इनका जन्म हुआ था। थॉमस एक्विनाज का जन्म 1225 ईस्वी इटली में नेपल्स राज्य के पास हुआ था, ठीक है। और ये 49-50 साल की उम्र में ही इनका डेथ हो गया था, बहुत कम उम्र में, ठीक है। और इनका बहुत ही प्रभाव रहा है, ठीक है। धर्म की दृष्टि से ईसाई धर्म को इन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, ये किसने कहा? तो न्याय शक्तिशाली का हित है, ये स्टूडेंट हो जाता है थ्रेसीमाकस का। थ्रेसीमैकस स्पेलिंग में थोड़ा सा इंग्लिश में मुझे डाउट लग रहा था, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो थ्रेसीमैकस स्पेलिंग हो जाती है THRASY, THRASY, थ्रेसीमाकस, MACHUS, ठीक है। तो थ्रेसीमैकस का है, स्पेलिंग आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। तो इसने ही कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मध्य युग का नाम, मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि मध्य युग का पीरियड क्या है, ठीक है। तो 476 से लेकर 1500 का पीरियड जो होता है वो मध्य युग माना जाता है। और इसको किसका एज माना जाता है? इसको डार्क एज माना जाता है, अंधकारमय युग, क्योंकि इसमें कुछ भी, इसको क्या माना जाता है? डार्कनेस का एज माना जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब परिवर्तन क्रांतिकारी काम नहीं हो पाते। 5 से 15 ईस्वी रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर पुनर्जागरण काल, जब तक यानी पुनर्जागरण काल यानी जब तक रेनेसां पीरियड नहीं आया, जब ज्ञान को फिर से लोग पढ़ना लिखना मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ना शुरू किए कि आदमी का लक्ष्य क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, उसको जब तक पुनर्जागरण काल नहीं आया तब तक ये समय चला। 5 से लेकर 15वीं शताब्दी, 476 से लेकर 1500 का पीरियड आपका मध्य काल कहा जाता है। इसको अंधकारमय युग कहा जाता है। अंधकारमय युग इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि कोई भी भरमा दे रहा था लोगों को, धर्म की प्रधानता होने के कारण लोगों को नीति का ज्ञान नहीं था, फिलॉसफी यानी जो अब दर्शन का ज्ञान नहीं था, और लोग अपने को एग्जैक्ट कर्मपाथ नहीं पता चल रहा था, ठीक है। चर्च लोगों को अलग मतलब गलत रास्ता दिखा रहा था, चर्च में बहुत सारा करप्शन हो गया था, और धर्म क्या हो गया था? धर्म का भ्रष्ट स्वरूप सामने आया था। और जब रेनेसां काल 1055-56 में 1100 में जब आने लगता है, तब रास्ता मतलब उद्धार का रास्ता लोगों का शुरू होता है। तो इसको हम डार्कनेस एज के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिटी ऑफ गॉड बुक है वो स्टूडेंट, सिटी ऑफ गॉड लिखा है सेंट एगस्टाइन ने, ठीक है। ये भी एक धार्मिक गुरु थे, और ये धर्म में सुधार की बात ये कर रहे थे कि धर्म में जो बुराइयां थी उसकी सुधार की बात अपने समय में कर रहे थे। इनका पूरा नाम था सेंट एगस्टाइन ऑफ हिप्पो, यानी इनके इस सेंट एगस्टाइन नाम के बहुत लोग थे उस समय, लेकिन इनका प्रमुख नाम था सेंट एगस्टाइन ऑफ हिप्पो, यानी हिप्पो के सेंट एगस्टाइन, हिप्पो जगह का नाम है, ठीक है। और इनका और ये सिटी ऑफ गॉड किस सिटी की बात करते हैं? तो सिटी ऑफ गॉड में, सिटी ऑफ गॉड कौन सा राज्य है? तो स्टूडेंट सिटी ऑफ गॉड में ये जो भगवान का, ईश्वर का जो शहर है वो जेरूशलम है। ये किस शहर की बात हो रही है? जेरूशलम की बात हो रही है। और ये किताब कब लिखी गई? ये किताब 5वीं सेंचुरी के आसपास लिखी गई। 5वीं सेंचुरी में ये किताब सिटी ऑफ गॉड लिखी गई, 5वीं सेंचुरी में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, द रिपब्लिक इज नॉट अ वर्क अपॉन पॉलिटिक्स बट फाइनेस्ट ट्रिटी ऑन एजुकेशन, यानी रिपब्लिक जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पे लिखी गई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये बात किसकी द्वारा कही हुई है? तो स्टूडेंट जो रिपब्लिक है, जो प्लेटो की रिपब्लिक है, उसको राजनीति पे नहीं मान के वो किस पे मानते हैं? शिक्षा पे मानते हैं। कौन मानता है? रूसो। रूसो का ये स्टेटमेंट है। रूसो ने ये कहा था अपनी पुस्तक एमिल में। किसमें कहा था ये बात? इस जो ये मतलब माना था कि ये राजनीति शास्त्र पे नहीं लिखी बल्कि शिक्षा पे लिखा हुआ ग्रंथ है, तो रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में कहा था, ठीक है। और रूसो की कुछ और पुस्तकें क्या रूसो ने ये मतलब अपनी पुस्तक एमिल में कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है इट इज फार बेटर टू बी ए कजिन दैट देन, या दैट नहीं देन होना चाहिए था, ठीक है। देन अ प्लेटोनिक सन, ठीक है, यहाँ देन समझिएगा। तो कह रहा है इट इज फार बेटर टू बी ए कजिन देन अ प्लेटोनिक सन, यानी प्लेटो का पुत्र होने की अपेक्षा उसका निकट संबंधी यानी कजिन होना ज्यादा उत्तम है। तो ये किसने कहा था कि यानी प्लेटो के एकदम नक्शे कदम पे प्लेटो का पुत्र नहीं होना, उसका दूर का रिश्तेदार होना ही अच्छा है। ये किसने कहा था? तो अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने ये कहा था, क्योंकि अरस्तु जो था वो प्लेटो का तो शिष्य तो था, लेकिन इसके विचार प्लेटो से बहुत अलग
थे, ठीक है। दोनों की थियरी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट, एक इंडक्टिव थियरी अगमनात्मक तर्क की बात करता है, तो एक निगमनात्मक जिसको आप डिडक्टिव थियरी कहते हो, निगमनात्मक जिसको आप कहते हो, सॉरी, तो वो डिडक्टिव थियरी की बात करता है। ओके, आप उसको कैजुअल लेना, जो मैं जो शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, क्योंकि उसको मैंने ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ा है, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात दोनों अलग अलग अपने पुस्तकों में करते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है फियर गॉड ऑनर द किंग, यानी ईश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो, यानी तो ये किसने कहा? तो फियर द गॉड एंड ऑनर द किंग, स्टूडेंट ये बात कही थी सेंट पीटर ने। ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है? सेंट पीटर का, यानी संत पीटर ने ये बात कही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी, यानी क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। तो स्टूडेंट जो क्रांति का सिद्धांत, जो थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन दे कौन रहा है, उसी से आप जानेंगे ये कथन किसका है। ये कथन अरस्तु का हो जाता है, और थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का जो सिद्धांत देने वाला अरस्तु ही था, ठीक है। और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की 5वीं बुक में, किसमें दिया है? तो अपनी बुक पॉलिटिक्स में, छोटी छोटी बातों को याद रखना, किसमें दिया है? अपनी बुक पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में इसको क्रांति के नाम से पुकारा गया, ठीक है। और उन्होंने जो राज्य में विभिन्न कमियां हैं अरस्तु के हिसाब से, अरिस्टोटल के हिसाब से, और उसका राजनीतिक परिवर्तन होने लगे थे, उनमें सामाजिक अस्थिरता और मतलब उसने देखा कि उसके राज्य में बहुत सारी कमियां हैं, विकार हैं, जिससे उसे राजनीति में और सामाजिक अस्थिरता हो रही है। उन्हीं का चिंतन करते हुए इसने थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ताकि थियरी ऑफ क्रांति करने का मतलब जो कमियां है उसको चेंज कर दो, उसको परिवर्तित करके राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का सिद्धांत ये दिया था। और इसने कहा था कि कभी कभी क्रांति का उद्देश्य राज्य की संविधान में पूर्ण परिवर्तन करना है, यानी राजतंत्र के स्थान पे मतलब लोकतंत्र का निर्माण या धनिक तंत्र का निर्माण। और कभी कभी क्रांति का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन न होकर उसकी बुराइयों को दूर करना होता है। तो ये स्टेटमेंट अरस्तु का है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, तो राजनीति के पिता किसको माना जाता है? तो राजनीति का पिता किसको माना जाता है? अरिस्टोटल को ही माना जाता है। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि राजनीति का पिता, किसी भी विज्ञान का भी पिता किसको माना जाता है? अरस्तु को ही माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो राजनीति भी एक विज्ञान है, इसके पिता कौन है? अरिस्टोटल ही है। और ये कौन था? अरिस्टोटल इस सिकंदर का क्या था? गुरु था। इसके पिता सिकंदर, जो अरिस्टोटल के फादर थे, वो सिकंदर के दरबार में राज्य वैद हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, द साइलेंट फीचर ऑफ मेडिवल पीरियड इज, यानी मध्यकाल की। तो अगला क्वेश्चन करा द साइलेंट फीचर ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी मध्यकाल युग की विशेषता। तो इसका समय काल तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 476 ईस्वी बीसी से, सॉरी 476 ईस्वी से लेकर 1500 का पीरियड आता है। इसको डार्क एज, इसको ठीक है अंधकारमय युग कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या थी? सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। इसका करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर है फ्यूडलिज्म। ओके, सामंतवाद था ये। इस काल की सबसे बड़ी दूसरी व्यवस्था थी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज हैविंग इट्स एम टू सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, यानी राज्य, परिवारों या ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसने कहा? तो स्टूडेंट ये कथन हो जाता है अरिस्टोटल का, ठीक है। ये कथन किसका है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु का। इसने ही कहा था कि राज्य, परिवारों और ग्रामों का समुदाय है। इंडेमोनियन जो इसका वर्क हो जाता है, ठीक है, उसमें बात करता है। अगला प्रश्न, न्याय भय की संतान, जस्टिस ए चाइल्ड ऑफ फियर, ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये ग्लाउकन का स्टेटमेंट हो जाता है। न्याय जो है भय की संतान है, ये कथन किसने दिया? आपको स्टूडेंट इस पेपर में बहुत सारे कथन देख के जाने हैं कि जो अरिस्टोटल के, प्लेटो के, और जो सेंट अगस्टाइन ऑफ हिप्पो हैं उनके, और इन लोगों के कथन क्या है, सेंट एक्विनास के, इन लोगों के कथन, इनके कार्य, ये सब आपको अच्छे से देख के जाना है। इसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला प्रश्न, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है, किसने कहा? तो स्टूडेंट स्लेवरी इज बेनिफिशियल फॉर बोथ स्लेव एंड हेड, यानी स्वामी और दास दोनों के लिए बेहतरीन है। तो ये बात अरिस्टोटल ने कही थी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ये अरिस्टोटल था, ये दास प्रथा का समर्थक था। यहाँ पे इसकी कमी सामने आ जाती है, जबकि अरिस्टोटल के समय में ही एटीफोन और जैसे सोफिस्ट विचारक थे जो इसको अप्राकृतिक और अमानुषिक मानते थे, ठीक है, और इसको घृत कृत्य मानते थे। लेकिन वो दास को प्रोडक्शन यानी राज्य में उत्पादन और काम करने की दृष्टि से देखता था कि दास नहीं रहेंगे तो राज्य का काम और संचालन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको उपयुक्त ये मानता था, ठीक है। ये अरिस्टोटल की एक कमी के रूप में हम इसको देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था, यानी प्रोपाउंडर रूल ऑफ फिलोसफर किंग। तो ये किसने दिया, जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग है, ये प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इसकी बात की है। दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था, प्लेटो था, और इसकी बात वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में करता है। अगला क्वेश्चन, कानून उच्चतम विवेक है, ठीक है, तो कानून या लॉ इज हाईएस्ट रीजन, यानी कानून उच्चतम विवेक है, ये कथन किसका हो जाता है, तो स्टूडेंट ये कथन हो जाता है सिसेरो का। सिसेरो का पीरियड लगभग 40-50 साल का ही था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये रोमन दार्शनिक था सिसेरो। इसने ही कहा था कि लॉ जो होता है, कानून होता है, वो उच्चतम विवेक है, कानून ही सबसे बड़ा विवेक है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था किस नाम से जानी गई। तो देखिए, अरस्तु ने जो एकेडमी स्थापित की उसको लीसियम कहा। क्या कहा, लीसियम। और ये कहाँ पे स्थापित की थी, शहर से दूर उसने व्यायामशाला के पास स्कूल को स्थापित किया था, जिसको लीसियम मतलब होता है व्यायाम का स्थान, ठीक है, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज का जो प्लेस है वो। तो इसने जो एकेडमी स्थापित की अरिस्टोटल ने, उसको क्या कहा, लीसियम कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, यानी जो रेनेसा पीरियड आया, ठीक है, तो रेनेसा पीरियड, रेनेसा मतलब क्या होता है, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी जो क्लासिकल लर्निंग था उसका रिबर्थ, पुनर्जागरण। लोग पुरानी किताबें पढ़ने लगे, लोग उसके महत्व को समझने लगे, लोग दर्शन के सिद्धांत को, प्राचीन ग्रीक और यूनानी दर्शन को फिर से समझने लगे, ठीक है, तो वो रेनेसा का पीरियड था। और ये द मैन ऑफ रेनेसा किसको माना जाता है, तो मैन ऑफ रेनेसा माना जाता है, तो रेनेसा का मैन ऑफ रेनेसा माना जाता है मैकियावेली, जिसने इंडिविजुअलिज्म पे भी जोर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिवाद पे भी जोर दिया था। तो रेनेसा डिस्कवरी का पीरियड था, खोज का पीरियड था, ज्ञान का पीरियड था, मतलब और इंडिविजुअल यानी ह्यूमैनिटेरियन था, मानवतावादी था, और ये सारे व्यक्तिवाद भी इसका एक प्रमुख लक्षण था। तो पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कौन माना जाता है, मैकियावेली को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, प्रोपाउंडर ऑफ इपिक्यूरिनिज्म, ठीक है, एक्चुअली में ये क्लासिकल टर्म है। तो इपिक्यूरिनिज्म का, जिसको आप हिंदी में इपिक्यूरनवाद कहते हो, तो इपिक्यूरिनिज्म की बात कौन करता है, तो इपिक्यूरस करता है। इपिक्यूरिनिज्म की बात इपिक्यूरस करता है, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। और ये इपिक्यूरस का सिद्धांत था, जो ग्रीक दार्शनिक था, आपका एक ग्रीक फिलोसफर था। अगला क्वेश्चन, डेल्फी की देववाणी संबंधित है, तो किससे कौन प्रभावित हुआ था, सोक्रेट यानी सुकरात जो है, डेल्फी की देववाणी से प्रभावित होकर अपने आप को, वो सुकरात की क्या थी कि वो एक बहुत ही दार्शनिक और मतलब एक अच्छा सद्गुण और दुर्गुण और उन सब चीजों में भेद करना चाहता था। वो लोगों ने पूछा, लोगों के जा जाके उसने पूछा था सुख क्या है, दुख क्या है, तो लोगों ने पाया कि लोग जो दिखावा करते हैं कि वो ज्ञानी है, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं है, और उनको असली ज्ञान नहीं है। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी से जाना संबंधित सुकरात को माना जाता है, ठीक है। उसने अपने समय में, तो ये कैसा था, मोरलिस्ट और आइडियलिस्ट पर्सन था, ठीक है। स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक यानी फाउंडर ऑफ स्टोइक कम्युनिटी, तो जीनो ऑफ सीटम, जो जीनो थे, एथेंस के जीनो को माना जाता है। इनका पूरा नाम था जीनो ऑफ सीटम, CITIUM, जीनो ऑफ सीटम, CITI, पूरा नाम जीनो ऑफ सीटम था इनका, ठीक है। तो सीटम के जीनो इनको माना जाता है, जो उन्होंने स्टोइक कम्युनिटी के क्या थे, प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो जीनो थे, ये स्टोइसिज्म यानी हेलेनिस्टिक फिलॉसफी को मानने वाले, जो स्टोइक कम्युनिटी थे, वो ग्रीक की हेलेनिस्टिक फिलॉसफी को, ग्रीक हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक फिलॉसफी को जो मानते हैं, वो स्टोइक होते हैं, ठीक है। और इसका फाउंडर था जीनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति ही न्याय है, माइट इज राइट, यानी शक्ति ही न्याय है, माइट इज राइट, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यानी जिसके पास पावर है वही शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसको थ्रेसीमेकस, ये किसका कथन था, ये इस कथन को थ्रेसीमेकस दिया था। और इंग्लैंड में ये कथन किसका दिया था, तो विलियम जेम्स, जिसने बाइबल भगवत, तो ठीक है, विलियम जेम्स जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, वो भी इस बात को मानता था। तो ये थ्रेसीमाकस के साथ साथ विलियम जेम्स का भी स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि थ्रेसीमाकस पुराना है, तो सबसे पहले थ्रेसीमाकस का हुआ, और ठीक है। और कई जगह माइट मेक्स राइट हो जाता है, कई जगह माइट इज राइट की जगह हमको पढ़ने को आता है माइट मेक्स राइट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक ही बात है। तो इसका यही मतलब होगा, माइट इज राइट कहने का मतलब थ्रेसीमेकस इससे क्या कहना चाहता था, तो थ्रेसीमेकस कहना चाहता था कि अ रूलर कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी एक राजा कभी गलती नहीं करता है, अगर वो जो भी कुछ कहता है उसको गलती नहीं कहा जा सकता है। उसने मतलब इस तरह का ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही ये था, सिद्धांत था कि राजा जो करता है वो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन आम आदमी करते तो उसमें सही या गलत होता है, ठीक है। तो थ्रेसीमेकस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो स्टेट इज प्रायर टू मैन भी कई जगह, इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे मैन है, ठीक है। तो राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कथन किसका हो जाता है? ये कथन भी अरस्तु का हो जाता है। ये कथन किसका है? अरस्तु का हो जाता है, क्योंकि राज्य सभी को विकास का मौका देता है, यानी तो इसीलिए क्या है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी व्यक्ति जरूरी नहीं है, राज्य जरूरी है। द स्टेट इज प्रायर टू मैन, यानी आदमी से पहले राज्य जरूरी है, यानी राज्य का हित देखना ज्यादा जरूरी है, जबकि व्यक्ति का हित नहीं, क्योंकि राज्य का हित होगा तो व्यक्तियों का हित अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के लिए न्याय है, तो प्लेटो के लिए न्याय क्या है? वर्च्यू ऑफ सोल, कंटेंट ऑफ कॉन्जाइंस, यानी विवेक की अंतर वस्तु, आत्मा का सद्गुण, और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा हो जाएगा। प्लेटो के लिए न्याय, और इसमें से मुख्य जो बात है वो आत्मा का सद्गुण है, जो सबसे ज्यादा जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों से बातें भी प्लेटो के लिए न्याय में ही आती हैं, ठीक है। तो इसमें से उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो तलवारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, गिवन बाय, तो इसको सिद्धांत को गिवन दिया किसने था? ये सिद्धांत दिया था पीटर ने, सेंट पीटर ने ये दिया था। पीटर डोमियन ने इस सिद्धांत को 1060 में दिया था। किसमें दिया था? मिडिवल पीरियड में 1060 में पीटर ने इस सिद्धांत को दिया था। और वो किस, तो 1060 कौन सा पीरियड हो गया? आपको बताया था 476 से लेके 1500 का पीरियड क्या कहलाता है? मिडिल पीरियड कहलाता है। तो 1076 तो इसी में आता है, या 1060 तो इसी में आता है। तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? मध्यकाल का समय माना जाएगा, जिसको डार्क एज के नाम से भी हम जानते हैं। दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया? थियरी ऑफ टू स्टेट या टू सिटी, सॉरी, थियरी ऑफ टू सिटीज, तो ये सेंट अगस्टाइन की थियरी है। दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया? सेंट अगस्टाइन ने दिया। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। और ये दो नगर किसको माना है? एक ने दो नगर में माना एक मनुष्य का शहर और एक ईश्वर का शहर, ठीक है। एक मनुष्य का शहर, एक ईश्वर का शहर, यानी एक चर्च और एक राज्य। ये दो नगरों का सिद्धांत में सेंट अगस्टाइन इसकी बात करते हैं। और जो थियरी ऑफ टू स्टेट है, इसकी बात सेंट अगस्टाइन से पहले कौन करता है? तो मार्टिन लूथर भी इसका बात करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मार्टिन लूथर भी इसकी बात करता है, पहले नहीं कहेंगे, लेकिन मार्टिन लूथर भी इसका बात करता है, जो रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। जिसको रेनेसा के बाद आने वाला आंदोलन क्या था? रिफॉर्मेशन था। रेनेसा के साथ ही साथ, मतलब आप कह सकते हो ये चल रहा था, धर्म में सुधार की वकालत चल रही थी, जिसको रिफॉर्मेशन हम कहते हैं, धर्म सुधार के नाम से जानते हैं। तो उसका एक बड़ा प्रणेता कौन था? मार्टिन लूथर भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, द मेंटर ऑफ सेंट थॉमस एक्विनास, तो द मेंटर ऑफ सेंट थॉमस एक्विनास, यानी उसका गुरु कौन था? मेंटर कौन था? तो उसका मेंटर एल्बर्ट द ग्रेट था, ठीक है। एल्बर्ट द ग्रेट जो था वो सेंट थॉमस एक्विनास का क्या था? गुरु था, टीचर था। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ये तो मैंने बता दिए, पॉलिटिक्स तो अरिस्टोटल की पुस्तक का नाम है, ये तो पहले ही आपको बताया मैंने। चलिए, प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था, तो प्लेटो के आदर्श मतलब सब आइडियल स्टेट को क्या मानता है? ठीक है, अरस्तु क्या मानता है? तो उसको नगर राज्य मानता है, सिटी स्टेट मानता है। क्या मानता है? सिटी स्टेट मानता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, यानी प्लेटो के आइडियल स्टेट को वो सिटी स्टेट के रूप में समझता है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो ये तो आपको भी पता है, सिकंदर, मैंने इसको बताया है कि सिकंदर का गुरु कौन था? वो सॉरी अरस्तु था, ठीक है, अरिस्टोटल था। और अरस्तु के पिता ही सिकंदर के दरबार में राज्य वैद्य हुआ करते थे। ये भी बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए ध्यान रखिएगा, सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक यानी प्रोपाउंडर ऑफ सिनिक्स डायनेस्टी कम्युनिटी, तो एंटीस्थेनीस को माना जाता है, ठीक है। एंटीस्थेनीस को माना जाता है सिनिक्स संप्रदाय का प्रवर्तक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन कवर कराए। इस बार 50 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि पहले रिटन भी हो रहा था, तो इस बार हो सकता है रिटन नहीं होगा, और मतलब अब बंद हो चुका है, आप जान रहे हैं, और रिटन एग्जाम होने की कोई नोटिस नहीं आए, तो आप 50 एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर कोई नोटिस नहीं आती है तो आपको 50 एमसीक्यू इस पेपर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इस अब वीडियो को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच शेयर नहीं करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप हमसे सीधे जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।